हेलो फ्रेंड, नमस्ते, नी हाओ, राम राम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सही सलामत होंगे, खुश होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग सुन रहे हैं बी एल लवंशन हिंदी में। ज़्यादा देर नहीं करूँगा, तो चलिए हमारा अगली स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ओ हाँ, कौन सी स्टोरी? रिवेंज मैरिज पार्ट 3। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो एक छोटा सा लाइक, अपने प्यारे से कमेंट। मैं प्यारे से कमेंट कह रहा हूँ पर स्टोरी बिल्कुल भी प्यारी नहीं है और ये स्टोरी ओनली फॉर एडल्ट 18+ लोगों के लिए है। मुझे कहने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा है, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, नहीं तो टाइम लगता है बहुत। हम इस स्टोरी में ना बहुत आगे आ चुके हैं। मैंने ज़्यादातर जो बीएल स्टोरी लाया है वो अभी तक टॉक्सिक नहीं था, इतना ज़्यादा नहीं। ये स्टोरी थोड़ा टॉक्सिक ही निकल गया। हम अगर दो साइड से देखें तो स्टोरी का ना दो मतलब होता है। हम ओइंग की बात करते हैं। ओइंग अपने ब्रदर और मॉम डैड के साथ बचपन से खेला कूदा बड़ा हुआ है। हमें अभी तक ये नहीं पता आखिर ओइंग की ब्रदर की ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ओइंग का ब्रदर जियान चैन और ओंगजी का ब्रदर सी चैन इन दोनों को बिछड़ना पड़ा। पर ओंगजी ने उसके लिए ओइंग से रिवेंज लिया। उसने ओइंग से ज़बरदस्ती एक तरीके से शादी किया है। फिर ओइंग के साथ हमेशा ज़बरदस्ती इंटीमेट होना, ओइंग को हर तरीके से टॉर्चर करना, हैरेसमेंट करना। ओंगजी ने पूरा 6 महीने तक ये काम किया है और अभी ओंगजी किसी भी कीमत पर ओइंग को डिवोर्स देने के लिए राज़ी नहीं है। ओंगजी जो भी हो जाए वो ओइंग को डिवोर्स नहीं देगा और ओइंग हर चीज़ से थक हार चुका है। ओइंग अपने ब्रदर के रिश्ते को ना करता था। क्यों? शायद ओंकाई ने उसे धोखा दिया था इस वजह से। क्या ओइंग की ज़िंदगी में कुछ और था? ओइंग के पास ना अभी सबसे मुश्किल टाइम है। कैसे मुश्किल टाइम? ओंकाई ने ओइंग को एक बार धोखा दिया तो फिर ओंकाई एक चांस चाहता है ओइंग के पास से, बस एक चांस। और लैंजन ने ओइंग को टॉर्चर किया तो अब लैंजन भी ओइंग से एक ही चांस चाहता है। ये दोनों पर्सन ही ओइंग से एक बार चांस मांग रहे हैं। तो फिर ओइंग आखिर किसे चांस देगा? किस पर वो यकीन करे? आखिर आखिर उसे इस वक्त क्या करना चाहिए? यही चीज़ को लेकर ही वो कंफ्यूज है। पर स्टोरी में हम इतना आगे आ चुके हैं, हमें अब तक ये समझ में आ चुका है कि लैंजन ओइंग के लिए अब दिन भर दिन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होते जा रहा है। उसका ये प्यार साइकोनेस में बदल जा रहा है। हमें ना एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी चाहिए, जो पर्सन हमें टॉर्चर करता है ना सबसे ज़्यादा, वही पर्सन हमें बहुत ही ज़्यादा जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। इस चीज़ को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए। ओंगजी ओइंग से पहले प्यार नहीं करता था। उसने बहुत कोशिश किया, खुद को बहुत मनाने की भी कोशिश किया कि हाँ मैं ओइंग से प्यार नहीं करूँगा, पर फिर भी जैसे तैसे करके हो उसको आखिरकार ओइंग से प्यार हो ही गया। और आपको क्या लगता है, ओंगजी का इतना दयालु है, वो छोड़ देगा अपने प्यार को दूसरे किसी के हाथों पर? क्या आप छोड़ देते आपके प्यार को? शायद नहीं। तो फिर ओंगजी भी वही काम कर रहा है। ओंगजी का कहना है मैं उसका हस्बैंड हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ मैंने गलत काम किया है, मैंने बहुत बहुत गलत काम किया है, तो इसकी सज़ा तो मुझे मिलना चाहिए। पर इसका मतलब ये है कि ओइंग मुझे छोड़कर चला जाएगा? वो मेरे ऊपर गुस्सा करे, मैं उसे मनाऊंगा। वो मेरे ऊपर एक दिन क्या, 1 साल, 10 साल, जितना दिन हो मेरे ऊपर गुस्सा रहे, पर वो मेरे साथ रहे। मैं उसे हर रोज़ मैं उसे मनाने की कोशिश करूँगा। मैंने उसे 6 महीने टॉर्चर किया है, ओइंग मुझे 6 साल टॉर्चर कर सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं ओइंग मुझे छोड़कर चला जाएगा। और लैंजन अपने इस जिद पर पूरी तरीके से अकड़ा हुआ है। उसका ये जिद बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जिद है और वो किसी का सुनने वाला नहीं है। आखिर ओइंग क्या करेगा? उसको क्या करना चाहिए ये हम में से किसी को नहीं पता। ओइंग शायद कुछ कर सकता है या
लैंजन के हाथों ही उसे ऐसा ही रहना पड़ा होगा। तो मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग सुन रहे हैं BL लव ऑक्शन हिंदी में। तो चलिए रिवेंज मैरिज का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। अभी हम देखते हैं ओइंग को। ओइंग पैदल चलकर अभी साइड में जा रहा है। ये दोनों ने तो उसका दिमाग खाकर रख दिया है। अब ओइंग मन ही मन कह रहा है जैसे तैसे करके हो इस ओंग जी से अगर मुझे डिवोर्स मिल गया फिर मैं मेरी ज़िंदगी में बहुत खुश रहूँगा। मुझे और कभी भी किसी के साथ शादी नहीं करना। अभी ओइंग चलते चलते अपने ब्रदर जियान चैन के रूम में आ गया। वहाँ पर सी चैन उसके पास बैठा हुआ था। दोनों बात कर रहे थे। ओइंग आकर वहाँ पर बैठ चुका है। ओंग जी ओइंग के पीछे पीछे आ रहा है। आकर उसने जैसे ही देखा ओइंग वहाँ पर है, ओंग जी जाकर बेड के ऊपर बैठ गया। अपने दोनों पैरों के बीच यानी कि अपने गोदी के ऊपर ओइंग को बिठा लिया और फिर अपने दोनों हाथों से ओइंग को हक करके उसकी नेक के साइड में स्मेल लेकर कहने लग गया, क्या हुआ बाऊबे, तुम ऐसे क्यों करते हो, मेरे ऊपर गुस्सा क्यों हो तुम। ओइंग छुड़ाने की कोशिश कर रहा है पर लैंजन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। ओइंग के जैसा एक दुबला पतला लड़का इतना मस्क्यूलर बॉडी बिल्डर लड़के के साथ किसी भी कीमत पर लड़ नहीं सकता। ओइंग अच्छी तरीके से जानता है कोई फायदा नहीं है। ओइंग जितना भी कोशिश कर ले वो इसके साथ नहीं लड़ सकता। ओइंग फिर भी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, कह रहे छोड़ो मुझे तुम। मैं कितनी बार कहूँ देखो तुम मुझे ऐसे टच नहीं कर सकते। और कहता मैं क्यों नहीं टच कर सकता तुम्हें ऐसे, किसने मना किया है। ओइंग कहने लग गया मैंने मना किया है, मैं कहने वाला हूँ ना तुम्हारा डिवोर्स होने वाला है। ओंग जी का बेटा मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, बस ये मेरा फाइनल बात है। वो कंजर का कहाँ फंस गया मैं। इससे अच्छा अगर इसका याद नशे नहीं जाता चुपचाप इससे डिवोर्स पेपर पर साइन करा लेता, फिर ये जो करता मुझे देखने की कोई ज़रूरत नहीं था। पर ये मैं किधर फंस गया। अभी ओइंग कह रहा है थोड़ा शर्म तो क्या करो, तुम्हारा ब्रदर है यहाँ पर। ओंग जी का बेटा शर्म क्यों क्या करो, मुझे तुम्हें प्यार करना है और मेरा मन तुम्हें जब भी प्यार करने को करे मैं तभी तुम्हें प्यार करूँगा और मैं किसी की बात नहीं मानने वाला। ओइंग लगा छोड़ो मुझे पास में बिठाओ। ओंग जी कहा नहीं छोड़ूंगा। ओइंग कह रहा है इससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा बैठे ही रहता हो। ओइंग अपने गागा से बात करने लग गया। हम देखते तब तक ओंग काई भी वहाँ पर आ चुका है। ओंग काई जैसे ही वहाँ पर आया उसने जैसे ही देखा ओइंग ओंग जी के गोदी के ऊपर बैठा हुआ है, पर ओइंग उठने की कोशिश कर रहा है पर ओंग जी छोड़ नहीं रहा। अब ओंग काई कुछ कह नहीं वाला है, इधर सिचन और जियान चैन ओंग काई को रोक दिया। कहने लग गया तुम इन दोनों के बीच बात मत करो, अभी भी इनका डिवोर्स नहीं हुआ है। अभी सिचन ने ओंग काई को कहा तुम चेयर लेकर बैठ सकते हो यहाँ पर चाहे तो। ओंग काई ने कहा नहीं मुझे नहीं बैठना। आखिर अपने प्यार को किसी दूसरे की गोदी में देखकर किसको ही यहाँ पर बैठने का मन करेगा। वो वहाँ से चला गया। ओइंग लैंजन के ऊपर गुस्सा है। लैंजन ने ओइंग के गालों पर एक सॉफ्ट किस किया और कहने लग गया तुम्हारा गुस्सा होना मेरे ऊपर हक है, पर ओइंग तुम मुझसे भाग नहीं सकते, याद रखना। ओइंग चुप था और अपने गागा से सवाल करने लग गया, गागा मुझे आपसे एक सवाल करना था, मुझे सही से बताइए ना, आखिर क्या हुआ था उस टाइम। मैं तो था नहीं वहाँ पर। अब बताइए ना आखिर हुआ क्या था, मुझे जानना है सब कुछ। मुझे सब कुछ सही से जानना है, नहीं तो हम कभी भी इनोसेंट नहीं हो पाएंगे। अभी सिचन का बेटा ओइंग तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे खुद पता है तुम्हारे गगा ने मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया था। मैं खुद तुम्हें बताता हूँ। हम अब यहाँ से ना एक फ्लैशबैक में चलते हैं। हम अगर सिर्फ ओइंग का फ्लैशबैक देखेंगे तो नहीं होगा, बाकी सबका एक एक फ्लैशबैक देखेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमें सबका फ्लैशबैक एक साथ देखना होगा। तो चलिए हम सभी लोगों का फ्लैशबैक एक ही साथ देखते हैं। लैंजन की फैमिली में कुल 4 लोग हैं। उसके मॉम, डैड, उसके गगा और ओ। उसके गगा और ओ जब छोटे थे, लैंजन की उम्र जब करीब 5 साल जितना ही था, तब वो उसके गगा सभी लोग एक पार्क घूमने गए थे। ये जगह बहुत दूर से था। वहाँ पर घूमने के बाद जब वो लोग नदी की ओर साइड गए थे घूमने, वहाँ पर जाकर उनका गगा खो गया था, यानी कि हमारा सिचन जो पानी में डूबते डूबते खो गया था। अब सिचन किस फैमिली के हाथ आया था? ज़रूर ओइंग के हाथ, यानी कि ओइंग के फैमिली के हाथ।
ओइंग की जगह ओइंग उसके मॉम डैड उस दिन नदी के साइड गए थे कैंपिंग करने, और वहाँ पर जाकर ही उसे सिचन को मिला। उन्होंने जैसे तैसे करके हो सिचन को सही किया। सिचन ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता था, उसकी उम्र तब ज़्यादा नहीं था। वो कैसे बताए उसके मॉम डैड फैमिली वाले किधर है, उसको सही से नहीं पता। तब से सिचन बचपन से ही ओइंग की फैमिली के साथ ही बड़ा हुआ। अब टाइम ऐसा ही बीत रहा था। ये तीनों पर्सन एक ही रहते थे, बहुत ही सेम तरीके से। कोई कोई भी नहीं कह सकता कि सिचन इस फैमिली से बाहर वाला है। सिचन बचपन से ही जियान चैन के साथ रहता है। जियान चैन के साथ ना उसकी बहुत ही अच्छी दोस्ती है। अगर ना जिसका देखने का नज़र बहुत ही ज़्यादा नुकीला है, वो एक ही बार में कह सकता है ये दोनों सिर्फ गगा नहीं है, इन दोनों के अंदर कोई कोई अलग रिश्ता है। हम देखते हैं एक पार्क का सीन। ओइंग अपने दोस्त के साथ वहाँ पर खेल रहा है। उसका दोस्त झूले पर बैठा हुआ है, ओइंग उसे झूला झूला रहा है। पास में जियान चैन और सिचन बैठे हुए हैं। दोनों का उम्र अभी करीब 16 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। कहने लग क्या हमारा हमारे रिश्ते को क्या कोई एक्सेप्ट करेगा? अगर अगर किसी को पता चल गया कि हम दोनों लड़के होकर एक दूसरे को प्यार करते हैं, क्या क्या ये सोसाइटी हमारी रिश्ते को एक्सेप्ट करेगा? जियान चैन कह उठा, अगर कोई हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करे या ना करे, मुझे मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मैं ये बात कह सकता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूँ, और तुम्हारे अलावा मैं मेरी ज़िंदगी में और किसी को भी अलाउ नहीं करूँगा। ये कहकर जियान चैन ने सिचन के हाथ पर एक किस किया। ओइंग इस चीज़ को नहीं समझता था, पर ना एक कुछ अलग बात हो गया। ओइंग धीरे धीरे बड़ा होने लग गया। उसका स्कूल कंप्लीट हो गया, पर ना उस स्कूल में ही ना उसको एक लड़के के साथ मुलाकात हुआ था। इसी गांव में वो लड़का बचपन से पला बड़ा हुआ है, वांकाई। बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिखता है ये लड़का। आंखों में एक चश्मा, मिल्की वाइट स्किन, फैमिली का बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो इन कह सकते करीब 10 साल, हाँ सही, 10 साल से ही इसके पीछे पड़ा है। पहले पहले विंग सिर्फ इससे दोस्ती करना चाहता था। आखिर दोस्ती क्यों? उनको ऐसा लगता था कि अगर मैं इसके साथ दोस्ती करूं तो शायद अच्छा होगा। पर ना विंग धीरे धीरे जाकर समझ में गया कि आखिर वो ओंकाई के लिए क्या फील करता है। विंग जब 15 साल का था तब उसने ओंकाई को अपने प्यार का इजहार किया था, पर ओंकाई ने उसे सबके सामने ठुकरा दिया और कहने लग गया वो किसी लड़के को पसंद नहीं करता, खास करके विंग को। विंग ने अपने खुद को देखा है वो कैसा दिखता है, पर विंग इस बात पर बिलीव करता था कि प्यार जैसे भी करके हो किसी को जीत सकता है। तो फिर विंग ने बहुत बहुत मेहनत किया ओंकाई का दिल जीतने का। हम अगर इतना स्टोरी बताना शुरू कर दूँ तो कहानी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। विंग बहुत कोशिश करता था ओंकाई का होमवर्क करना, उसके लिए लंच टिफ़िन ले आना, उसका हर तरीके से मदद करना। विंग का बस एक ही कोशिश था कि जैसे भी करके हो वो ओंकाई का दिल जीत पाए। पर ओंकाई को ना किसी और लड़के में ही इंटरेस्ट था, वो किसी और को पसंद करता था। विंग को दुख लगता था कि आखिर मैं जिससे प्यार करता हूँ मेरे सामने वो पर्सन किसी और का हाथ पकड़े, किसी और को हक कर ले। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और बहुत ही ज़्यादा दुख भरी था। विंग का अभी 18 साल हो ही चुका है। विंग को पता है ये प्यार सिर्फ दर्द ही देने वाला है। विंग अभी पार्क में है। उसने अभी एक चीज़ नोटिस किया, उसके गागा और सिचन दोनों एक दूसरे को हक करके है। ये चीज़ देखकर विंग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, क्या ये दोनों ऐसे क्यों हैं? अभी विंग ने देखा दोनों को किस कर रहे हैं। विंग ये चीज़ देखकर गुस्से में आ गया। उसने तुरंत जाकर सिचन के पास गया, कहने लगा आप गलत कर रहे हो, ये बिल्कुल सही नहीं है। सिचन कहने लगा विंग मुझे गलत मत समझो, मैं इनसे प्यार करता हूँ, मैं इनके बिना नहीं रह सकता। अभी जियान चैन ने अपने दोनों हाथों से सिचन को हक कर लिया और अपने बाहों में ले लिया और कहने लग गया मैं किसी भी कीमत पर इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। विंग कहने लगा आप सही नहीं कर रहे,
आपको आपको पता है ना, ये प्यार किसी का भला नहीं करता, ये प्यार सबको सिर्फ दुख ही देता है, दर्द ही देता है। जिहान चंद का बेटा ओइंग, तुम बात मत करो, मैं किसी भी कीमत पर मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। ओइंग लगा मैं नहीं जानता, मैं किसी भी कीमत पर इस रिश्ते को कभी भी एक्सेप्ट होने नहीं दूंगा। ओइंग ये कहकर वहाँ से चला गया। हम देखते हैं कुछ टाइम बाद का सीन। इतना मेहनत, इतना सब कुछ करने के बाद ओइंग को आखिरकार सीचन का फैमिली के बारे में पता चल गया, पर ज़्यादा कुछ नहीं। उसको जितना पता चला है कि इसकी फैमिली बहुत बड़ी है। ओइंग ने कांटेक्ट करने की कोशिश भी किया है, पर इससे पहले भी बहुत सारे पर्सनों ने उस फैमिली के पास जाकर ये दावा किया कि यही उनका बेटा है। तो जिस वजह से ना वो लोग ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते किसी से कि आखिरकार उनका बेटा कब हिबा मिल सकता है। इस बात को लेकर वो बहुत ही दुख में है। अब जैसे तैसे करके हो ओइंग ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया। वहाँ पर का बटलर जिन्होंने था उन्होंने ओइंग से कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर सीचन के हर तरीके का सैंपल कलेक्ट किया और आखिरकार ये प्रूफ हो गया कि सीचन उसी फैमिली का खोया हुआ बेटा है। उस फैमिली से अब कुछ सर्वेंट सीचन को लेने भी आ गए, पर सीचन ने साफ साफ मना कर दिया, वो इस फैमिली को छोड़कर कभी भी नहीं जाएंगे। अभी मैडम यू और जियांग फेमियन को इस रिश्ते के बारे में पता नहीं था कि जिस बेटे को उन्होंने बचपन से उनके घर में पाला है वही बेटा उनके बेटे से प्यार करता है। हम देखते हैं कुछ टाइम बाद का सीन। मैडम यू वो अभी इस वक्त जियान चन उसके शादी के बारे में सीचन से बात कर रहा है। सीचन एक साइड पर बैठा हुआ है, वो चुपचाप ये बात सुन रहा है। उसके लिए ना ये सबसे ज़्यादा दर्दनाक और सबसे ज़्यादा बुरा टाइम है। आखिर खुद के प्यार के बारे में ही कोई और उसके सामने डिस्कस करे तो कितना ज़्यादा दर्द होता है। सीचन ये बात सोच रहा है कि मुझे जैसे टच करते किसी और को टच करेंगे। नहीं, ये मैं नहीं सहन कर सकता, ये बहुत बुरी बात है। उधर हम देखते हैं जिहान चन अपने मॉम के पास आ गया, कहना का मॉम मुझे कोई शादी नहीं करना, आप मेरी शादी को स्किप करके रख दीजिए। अभी मैडम यूँ कहता पर तुम शादी क्यों नहीं करोगे, तुम्हारी उम्र होने वाला है, अब तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो मेरे सामने ले आओ, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा। देखो मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अब मुझे भी तुम्हें किसी के हाथों को सौंप कर फिर मैं भी शांति से आँख बंद करना चाहता हूँ। अब अपने मॉम को और कितना तकलीफ दोगे। जियान चन अपने मन ही मन सोच रहा है आखिर कैसे बताऊँ मैं आपको कि मैं किससे प्यार करता हूँ, और अगर मैं बता भी दूँ तो क्या आप कभी भी ज़िंदगी में कभी भी क्या उसे एक्सेप्ट करोगे? नहीं मॉम, आप उसे एक्सेप्ट कभी भी नहीं करोगे। मैं बेकार आपको बता नहीं सकता। हम देखते हैं अभी स्विमिंग पूल का सीन। ओइंग स्विमिंग पूल में तैर रहा है, उसके ब्रदर लोग सभी लोग तैर रहे हैं। वहाँ पर एक लड़का अभी वहाँ पर आया। सीचन को तैरना अच्छी तरीके से नहीं आता था, वो ज़्यादा कोशिश भी नहीं किया, वो हमेशा स्विमिंग पूल के आसपास ही रहता था और जियान चन जब तैरता था वो देखता था। स्कूल की बात भी उसे अच्छी तरीके से याद है। बहुत सारे लड़कियां थे जो जियान चन को प्रपोज किया, जियान चन के लिए चेयर अप करता था, पर जियान चन वो सीचन के लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल था। उसने कभी भी किसी लड़के किसी लड़की किसी को भी टच नहीं किया, किसी के भी करीब नहीं गया। उसने अगर कुछ किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ सीचन के साथ ही। सीचन ही उसका प्यार है, उसका सब कुछ है। जियान चन को बहुत अच्छा लगता है सीचन को दूर से देखना, और सीचन को बहुत अच्छा लगता है जियान को दूर से देखना चुप कर कि वो आखिर कितना अच्छा है। अभी एक लड़का सीचन के पास आया, कहने लग गया तुम क्या तैरना चाहोगे? सीचन कहता नहीं, मुझे तैरना नहीं आता सही से। वो लड़का ना बहुत ही ज़्यादा मस्क्यूलर बॉडी बिल्डर था, करीब जियान चन के जैसा। हाँ, जियान चन जैसा नहीं हो सकता क्योंकि सीचन बहुत ही अंदर से जियान चन को जानता है कि जियान चन कितना ज़्यादा क्या है क्या नहीं है। वो लड़का फिर भी सीचन का हाथ पकड़ के उसके पानी की ओर ले गया। वो लड़का स्विमिंग सिखाना जितना भी चाहता था उससे ज़्यादा ना सीचन को अजीब अजीब तरीके से टच कर रहा था। कभी उसके चेस्ट के ऊपर, कभी उसके पीछे की साइड, बैक की साइड उसका टच करना अजीब था। जियान चन को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आ गया और तुरंत उस लड़के के पास गया, उसको दूर साइड किया
और सिचन को अपने करीब कर लिया। उसने वहाँ पर सिचन को कहा, चलो यहाँ से। सिचन उसके साथ वहाँ पर चला गया। अभी दोनों का बॉडी पूरी तरीके से गीला है। अभी दूर एक जगह जाकर जियान चैन ने सिचन को अपने दोनों हाथों से हक कर लिया। फिर उसके होठों के साथ खुद को होठों को कनेक्ट करके एक डीप पैशनेटली पर बहुत ही बुरी तरीके से किस कर रहा है। किस करते करते जियान चैन ने सिचन के होठों के ऊपर हल्का सा एक बाइट कर दिया। अभी सिचन कह उठा, अब क्या कर रहे हैं, दर्द हो रहा है। जियान कह उठा, हाँ होने दो दर्द, तुम उसके पास कैसे गए। अब सिचन कह उठा, पर मैं उसके पास जाना नहीं चाहता था, उसने ही ऐसा किया है। अभी जियान चैन कह उठा, तुम नहीं कर सकते, तुम किसी के पास नहीं जाओगे। मुझे बहुत ही ज़्यादा जलन होता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम किसी और के पास जाओ। अभी सिचन कहता, गलती हो गई। जियान कहता, अच्छा गलती हो गई तो ठीक है, तुमने जब गलती किया है तो अब तुम्हें इस गलती का एक बहुत ही बड़ा पनिशमेंट मिलने वाला है। अभी सिचन के उठा, नहीं, मुझे पनिशमेंट मत दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ गलती हो गया है, आइंदा से मैं किसी के पास नहीं जाऊँगा। अभी जियान कह उठा, तुम्हें पता है बचपन से तुम और मैं एक ही स्कूल में बड़े हुए हैं। बचपन से मुझे कितना ज़्यादा लव लेटर आया है। जियान ने अपना हाथ पकड़ा सिचन के हाथों से। फिर सिचन का हाथ पकड़ के अपने सिक्स पैक ऐप के ऊपर उस हाथ को घुमा रहा है और कहते, तुम्हें पता है मेरा चेस्ट, मेरा बॉडी हर लड़की हर लड़के पकड़ने के लिए पागल हो जाते थे। मन में किसी को भी खुद को टच करने नहीं दिया। कोई भी लड़की आज तक मेरे इस जगह तो क्या, मेरे गालों तक आज तक टच नहीं कर पाया। मैंने अगर किसी के साथ कुछ किया है तो तुम हो, और तुम्हें उस लड़के ने टच किया है। तुम सोचो, मैं हमेशा किसी को भी खुद को टच करवाने नहीं देता, पर तुमने रूल्स तोड़ा है और रूल्स तोड़ने वाले को बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट मिलता है। जियान चैन ये बात कह ही रहा था। सिचन का गलती हो गई, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए ना। अभी सिचन कह उठा, नहीं, माफ़ी तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें तो पनिशमेंट मिलेगा इसका। जियान चैन फिर सिचन को अपने बहुत करीब कर लिया। उसके नेक के साइड हल्के हल्के बाइट करने लग गया। उसके गालों के ऊपर भी उसने हल्का सा बाइट किया। इस वक्त हम देखते हैं जियान चैन और सिचन दूसरे एक रूम पर है। यहाँ पर उन्होंने जो रूम उनका है, अब दोनों ही पूरी तरीके से नेकेड हैं। दोनों ने ही बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। अभी जियान चैन की बाहों में सिचन सोया हुआ है। सिचन अपने दोनों हाथों से जियान चैन को हक करके रखा हुआ है। उसके पूरे बॉडी पर लव बाइट के निशान हैं। उसके गालों के ऊपर भी लव बाइट के निशान हैं। सिचन कह उठा, आपको कितनी बार कहता हूँ ये लव बाइट के निशान मत दिया करो, मैं इन्हें कैसे छुपाऊंगा। मुझे हर टाइम फुल शर्ट पहन के रखना पड़ता है और मैं मुंह पर कैसे छुपाऊंगा। मैं मना करता हूँ कि मत किया करो। आपके इस प्यार के चक्कर में मुझे सहन करना पड़ता है। अभी जिहन कह उठा, तुमने गलती किया है, इसीलिए मैंने तुम्हें ये पनिशमेंट दिया है, और अगर तुमने फिर से बात किया तो मेरा पनिशमेंट और भी ज़्यादा दर्दनाक हो सकता है। सिचन कहता, नहीं और नहीं कहूँगा। वो अभी जियान को छोड़कर उठने ही वाला है। जियान ने और भी टाइट करके उसको खुद को करीब कर लिया। सिचन कहता, छोड़िए, दर्द हो रहा है। अभी जियान कहता, खा दर्द हो रहा है। सिचन अपने कमर की साइड किया, कहने लगा, यहाँ पर आप बहुत बुरे हो। आपको कितनी बार कहता हूँ कि थोड़ा आराम से किया करो, थोड़ा धीरे से किया करो, पर आप कि मानते ही नहीं हो। आप बहुत फास्टली करते हो, बहुत बुरी तरीके से करते हो। मुझे दर्द होता है। आप बिल्कुल भी जेंटल नहीं रहते। जिहान ने सिचन के फोरहेड पर एक सॉफ्ट सा किस किया और कहने लगे, अगली बार से पूरा जेंटल रहूँगा। अभी सिचन कहता, मुझे पता है आप जेंटल नहीं रहोगे, आप बहुत बुरे हो। आप कहते हो कि आप जेंटल रहोगे, पर फिर आप बाद में बीस्ट बन जाते हो और मुझे बहुत बुरी तरीके से नोच कर खाते हो। आप बहुत बुरे हो, मुझे जाना है। अभी सिचन ये कहकर उठने ही वाला है। जिहान ने और भी टाइट करके उसको अपने करीब कर लिया और कहने लगे, यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना। वैसे तुम्हें तुम्हारी फैमिली के पास नहीं जाना। इस वक्त सिचन कह उठा, नहीं, मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना। अगर हमारे फैमिली वाले रिश्ते को एक्सेप्ट कर ले, फिर मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और फिर मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। मुझे नहीं जाना मेरे फैमिली में।
मुझे आपके साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है। दिन अब ऐसे ही बीत रहा था। ओइंग ने ओंकाई को एक तरीके से इग्नोर कर ही दिया है। अब ओइंग ओंकाई के पास नहीं जाता है। ओंकाई हैरान है, आखिर आखिर इस लड़के को हुआ क्या? जो लड़का करीब 10 साल से ओइंग के पीछे पागल था, आज आज वो लड़का ओइंग के इसके पास नहीं आ रहा। क्या क्या इसे इग्नोर कर रहा है? आखिर आखिर मुझे क्या है इससे? ये लड़का मुझे इग्नोर करे क्या नहीं करे, इससे मुझे क्या? मेरा कुछ नहीं जाता। मुझे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये लड़का क्या करे क्या नहीं करे। ओइंग ओइंग ने आखिर डिसाइड कर ही लिया, वो यहाँ पर नहीं रहेगा। वो इस वक्त शहर में जाएगा, वहाँ पर जाकर उसे अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है। उसने ये बात भी गांव में सुना है, ओंकाई की शादी शायद उसके डैड दूसरी जगह फिक्स भी कर सकते हैं। ऊपर से ये भी सुना है कि ओंकाई वो यूएसए में पढ़ने वाला है। तो ओइंग ने सोचा ठीक है, मैं ओइंग आखिर आखिर तू ऐसे कैसे सोच सकता है? अगर तू तेरी ज़िंदगी में खुश नहीं है तो क्या तेरे गगा को भी खुश रहने का हक नहीं है? अगर गगा उनसे खुश रहे तो उन्हें खुश रहने दो। उन्होंने डिसाइड कर लिया वो ये शहर छोड़ के चला जाएगा, वो कहीं दूसरी जगह चला जाएगा ये गांव छोड़कर। ओइंग ने ऐसा ही किया। वो कुछ ही दिनों के अंदर वहाँ से चला गया। अब घर में सिर्फ 4 ही पर्सन रहते हैं, जियानचन, सीचन, मैडम यू और जियांग फेमियन। उन सभी का रिश्ता भी अच्छे तरीके से बीत रहा था। पर एक बात कहते हैं ना, सबका टाइम अच्छा नहीं होता है। टाइम कभी कभी बुरा बन जाता है, और जब वो टाइम बुरा बन जाता है तब बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। इतना बुरा हम सोच भी नहीं सकते। हम देखते हैं अभी एक पार्टी का सीन, सब लोग उस पार्टी में हैं। इस वक्त जियानचन एक बहुत ही अच्छा ब्लेजर पहना हुआ है, वो ना बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। वहाँ पर जितने भी सारी लड़की है वो किसी न किसी बहाना देकर जियानचंद के पास आने की कोशिश कर रहा है। कोई जियानचंद के सामने आकर जानबूझ के गिर जा रहा है, कोई उससे जानबूझ के टकरा रहा है, और सीचन पास में देख रहा है और गुस्सा कर रहा है कि हर हर लड़का तुम्हारे पास क्यों आता है। अब जियानचंद को आखिर मैं क्या करूँ, मैं इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, इतना खूबसूरत हूँ। अभी जियानचंद ये बात कह रहे थे, अच्छा तुम ब्यूटीफुल हो, तुम खूबसूरत हो? हाँ हाँ, अपना चेहरा दिखा है, आखिर मैं हूँ इसलिए तुम मेरे साथ हो, कोई होता तो नहीं होता। अब जियान कटा अच्छा तो चलो ना घूमने चलते हैं बाहर। ये बात कहकर जियान और सीचन वहाँ से बाहर निकल गए। दोनों का हाथ पकड़ के घूम रहे थे। अभी ना उन्हें एक बार दिखा, पर ये बार थोड़ा सा अलग था। ये एक गे बार है। चाइना में गे बार बहुत ही कम मिलता है, एकदम रेयर। अगर हम चाइना की गे कम्युनिटी की बात करें तो वो लोग वेस्टर्न गे कम्युनिटी के लोग से अलग है। वेस्टर्न गे कम्युनिटी के लोग कैसे होते हैं, ज़्यादातर वो लोग क्लब में ज्वाइन करते हैं। कोई पर्सन जो एक दूसरे को जानता भी नहीं हो, दोनों के साथ नाइट स्पेंड करना और बस फिर छोड़ देना। सुबह उतर कोई कोई को पहचानता नहीं है। पर चाइना के गे कम्युनिटी वाले इतना ज़्यादा बुरे नहीं है, उनके अंदर लॉयल्टी है, प्यार है। ये एक गे बार ज़रूर है, पर यहाँ पर ना प्यार का सॉन्ग होता है, प्यार करना सिखाया जाता है, ना कि कैसे दोनों का फिजिकल नीड पूरा करे ये चीज़। इसलिए ना चाइना का कल्चर कुछ कुछ लोगों को बहुत पसंद आता है। हम इंडिया की बात करें, इंडिया में अभी इस वक्त ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। अगर हम एकदम शुरू से लेकर शुरू करें तो इंडिया में ये चीज़ था, आज भी है, और शायद फ्यूचर में भी रहेगा। इंडियन टेक्स्ट बुक, इंडियन माइथोलॉजी, खासकर हिंदुइज्म इस चीज़ को प्रमोट किया है। कभी भी इस चीज़ को रिजेक्ट नहीं किया कि गे होना बुरी बात है। इंडियन माइथोलॉजी, इंडियन जो शास्त्र है, हम दूसरा कोई भी टेक्स्ट की बात करें तो इसमें कभी भी इस चीज़ को बुरी तरीके से नहीं दिखाया गया, तो हम इस चीज़ को सही से एक्सेप्ट कर सकते हैं। सीचन जियानचन आज पहली बार यहाँ पर आए हैं। वो लोग देख रहे हैं आसपास बहुत सारे कपल हैं। कहीं पर 2 लड़की एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं, तो कहीं पर 2 लड़का एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठा हुआ है। यहाँ पर कुछ लड़का और लड़की भी है। आखिर प्यार तो प्यार होता है। प्यार क्या किसी से करने से पहले इजाज़त लेता है? क्या मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूँ? क्या ऐसे होता है प्यार? नहीं होता, बिल्कुल भी ऐसे नहीं होता। वो लोग भी बैठकर एंजॉय कर रहे थे। अभी जियान कह उठा, सीचन कैसा लग रहा है तुम्हें?
सीचन कह उठा, हाँ मुझे तो अच्छा लग रहा है, पर आपने भी आज गलत काम किया है। इस वक्त जियान चंद कह उठा, मैंने कौन सा गलत काम किया है? सीचन कह उठा, अच्छा आपने कोई गलत काम नहीं किया, आपने भी उस लड़की के पास गया, वो लड़की लोग क्यों आपके पास आ रहे थे? अभी जियान कह उठा, पर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, वो लोग मेरे पास आए। अब सीचन कह उठा, नहीं आपने भी गलती किया है और आपको भी पनिशमेंट मिलेगा। एक कर उसने भी उसके होठों को कैप्चर कर लिया और डीप और पैशनेटली किस करने लग गया। अब जियान जियान कहने लगा, सीचन एक बार सोच लो, पनिशमेंट मैं तुम्हें दूँ या तुम मुझे दो, दर्द तो सिर्फ तुम्हें ही मिलने वाला है। तुम्हें पता है ना मेरा प्यार कितना ज़्यादा दर्दनाक है। तुम खुद ही ना खुद के मौत को इनविटेशन कर रहे हो, और अगर मैं आज शुरू हो गया तो आज मैं रुकने का नाम नहीं लूँगा। तुम अगर मुझसे जितना भी रिक्वेस्ट करोगे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब इसी चल खेटा, किसने कहा आप मुझे छोड़ दो? आपके इस प्यार के दर्द के लिए ही तो मैं तड़पता हूँ। आप मुझे और दर्द दीजिए, आपका प्यार का पूरा दर्द, वो सिर्फ मुझे ही हक है पाने का। मैं ही सिर्फ आपके प्यार के दर्द का लायक हूँ, और कोई भी इस दर्द को कभी भी ना पा सके। ये दर्द सिर्फ मेरा है। अपना इस दर्द को बहुत ही प्यार से अपने पास रखिए। आपको जब भी मन करे इस प्यार के दर्द आप मुझे दीजिए। इस दर्द को सिर्फ मैं ही चाहता हूँ। जिहान चैन कह उठा, सीचैन तुम ज़्यादा कह रहे हो। कल मैंने तुम्हारे साथ वो सब किया है, अगर फिर से अभी इस वक्त करूँगा तुम सहन नहीं कर पाओगे। अभी सीचन कह उठा, कर पाऊँगा? किसने कहा नहीं कर पाऊँगा? तो आप किसी दूसरे और के साथ करना चाहते हो? अब जिहान कहता, मैंने कब कहा कि मैं किसी दूसरे और के साथ करूँगा? पर तुम सहन नहीं कर पाओगे, तुम्हें दर्द होगा। कहने लगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा अभी इतने सारे पर्सन यहाँ पर इन सब के सामने, अभी सीजन कट, मैंने ये सब कब कहा? सीजन कट, अच्छा तो तुमने नहीं कहा। वैसे ठीक है चलो ना, मुझे गाना गाना है तुम्हारे लिए। अभी जेएन चैन और सीचन उस स्टेज पर चले गए। वहाँ पर कुछ म्यूजिक अच्छी तरीके से प्ले हो रहा था। वो लोग दोनों के सुर में सुर मिला रहे हैं। उनका जितना भी सारा प्यार है, उस प्यार को एक साथ करके उस एक प्यार के साथ दूसरे प्यार को मिक्स कर रहे थे, बहुत ही अच्छी तरीके से। इधर हम देखते हैं उस पार्टी का सीन। मैडम यू उस पार्टी में ही इस वक्त लैन फैमिली के साथ बात कर रहे थे। लैन फैमिली वालों को उन्होंने कह दिया, आप लोग आपके बेटे को कल आकर यहाँ से ले जाना। वैसे ये आपका हक है, आप उसको ले जाए, वो मेरा भी बेटा रहेगा, पर मैं चाहता हूँ आप उसे ले जाना, ठीक है? ये बहुत अच्छी बात होगा। अभी मैडम यू उस पार्टी में बहुत ही ज़्यादा ढूंढ रहे हैं, हर तरीके से हर जगह उन लोगों को ढूंढ रहा है, पर वो दोनों कहाँ पर गायब हो गए? मैडम यू कह उठा, आप गए किधर? वो पहले अपने हस्बैंड को ढूंढ रहा है, एक उनके हस्बैंड उन्हें नहीं मिल रहा है, ऊपर से उनके 2 बेटे। ओइंग तब वीडियो कॉल पर अपनी मॉम से बात कर रहा है। अभी ओइंग अपनी मॉम से बात ही कर रहा है। अभी ओइंग के मॉम ने कहा, ओइंग मुझे तुम्हारे गगा को ढूंढना है, तुम्हारा गगा मिल नहीं रहा। ओइंग ने कुछ नहीं कहा। ओइंग ने कहा ठीक है, फिर ओइंग ने फ़ोन कट कर दिया। इधर ओइंग के पास एक फ़ोटो था ओंकाई का। आखिर उसने ओंकाई से दूर हो ही गया है, पर ओइंग अपने दिल से ओंकाई को भुला नहीं पा रहा। हम अगर ओंकाई की ओर देखें, ओंकाई इस वक्त यूएसए में है। आखिरकार जो होना था वही हुआ। ओंकाई की फैमिली जब बैंकरप्ट होने के कगार पे आ चुकी है, उसके जितने भी सारे दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिसकी भी बात करे, वो जिससे डेट करता था, वो हर पर्सन उसे छोड़कर चला गया। उसके दोस्तों ने तो डायरेक्ट कह दिया कि हम इतने दिनों तक पैसे के लिए बस तेरे पास थे, हम ओइंग थोड़ी है जो बिना पैसे के लिए फ्री में तुम्हारी सेवा करे। ओंकाई को अब मन ही मन बहुत ही दुख हो रहा था। उसने ठान कर लिया, वो जब घर जाएगा ओइंग से माफ़ी मांगेगा, फिर ओइंग को प्रपोज करेगा डायरेक्ट शादी के लिए। पहले ओइंग से शादी करेगा, फिर ओइंग के साथ डेट करेगा, ओइंग को प्यार करेगा, ओइंग को समझाएगा, ओइंग को मनाएगा। पर क्या गॉड उसका ये विश पूरा करेगा? नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। हम देखते हैं ओइंग का सीन। ओइंग वहाँ पर चुपचाप सो गया। इधर पार्टी में मैडम यू जैसे तैसे करके हो अपने हस्बैंड को ढूंढ लिया और फिर कहने लगा, आप किधर थे? मैं तब से लेकर आपको अभी तक ढूंढ रहा हूँ, और आप उस पार्टी में घूम रहे हो। इधर मुझे सीचन नहीं मिल रहा, जिहान चैन नहीं मिल रहा, उसको ढूंढना क्या नहीं है? इधर एक पर्सन आ गए, कहने लग गए, वो दोनों तो बाहर निकल गए, मैंने शायद उस साइड जाते हुए देखा।
मैडम मैडम यू और जियांग फेमियन दोनों अब घूमते घूमते वही ओर कह चुके। हर किसी से पूछ रहे थे कि आपने ऐसे ऐसे दो लड़के को देखा है क्या जाते जाते। उन लोगों ने अब वो एड्रेस बताना शुरू कर दिया। आखिर में जब वो दोनों पर्सन उस बार के सामने आ चुके हैं, वो दोनों पूरी तरीके से हैरान हो चुके हैं। ये बार कोई नॉर्मल बार नहीं, एक गे बार है। मतलब जो कुछ और चीज़ कहता है। मैडम ये कहता ये दोनों इस बार में क्या कर रहे हैं। अभी जियांग फेमियन कहता मैं भी तो ही सवाल कर रहा हूँ, ये दोनों यहाँ पर क्या कर सकते हैं। मैडम कहता नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ वो नहीं हो सकता, मुझे लगता है वो दोनों ने गलती से यहाँ पर आ गए होंगे। अब जियांग फेमियन कहता पर वो दोनों पढ़े लिखे हैं, ऐसा तो नहीं है कि दोनों ने पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, कि दोनों को पढ़ना नहीं आता। दोनों अभी अंदर गए। मैडम ही हर वक्त गॉड से ही बात कह रहे थे कि प्लीज़ गॉड, मैं जो सोच रहा हूँ वो ना हो, वो प्लीज़ ना हो, प्लीज़ प्लीज़ गॉड, मैं जो चीज़ जो सोच रहा हूँ प्लीज़ ऐसा ना हो। पर गॉड शायद उनकी बात नहीं मानने वाले थे। जैसे ही वो अंदर गए, अब स्टेज के ऊपर दो लड़का खड़ा हुआ है, एक जियान चन और एक सिचन। बहुत ही मीठीली और प्यारी सुर में वो लोग गाना गा रहे हैं, और गाना गाते गाते फिर एक दूसरे को एक सॉफ्ट किस कर कर कहा, हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। दोनों का हाथ पकड़े हुए हैं। इधर जियांग फेमियन और मैडम ह्यू इस चीज़ को देख लिया। मैडम ह्यू ने जियांग फेमियन को अक्कल लेकर नहीं आप कह दीजिए, मैं गलत देख रहा हूँ, ये कोई सपना है, मेरी आंखें ख़राब हो चुकी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं गलत हूँ, है ना, मैं गलत हूँ ना। अभी जियांग फेमियन कहता नहीं, हम गलत नहीं है, हमने जो देखा वही चीज़ सच है, ये सच ही हो सकता है, ये गलत नहीं है। जियांग फेमियन भी अपने आंखों को विश्वास नहीं कर रहे थे। आखिर हुआ गया, सिचन ने जियान चन का हाथ बहुत ही टाइट करके पकड़ा हुआ था, और फिर दोनों को सबके सामने हक कर लिया। फिर सिचन ने माइक को लेकर कहा, मैं इन्हें बचपन से प्यार करता हूँ और आगे पूरी ज़िंदगी प्यार करूँगा, और मैं इनका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और रात वहीं पर ऐसे ही बीत गया। मैडम ही वो उस पार्टी से बाहर निकल गए। उनके आंखों में बहुत ही ज़्यादा दर्द था, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, बहुत ही ज़्यादा नफरत। वो अपने घर में आकर चुपचाप जियांग फेमियन के साथ सो गए। कोई बात नहीं हुआ, पूरी रात वो लोग ऐसे ही सो गए थे। इधर हम देखते हैं जियान चन और सिचन, वो लोग भी थोड़ी देर टाइम बाद उस पार्टी में गए। वहाँ पर जब उन्हें मॉम डैड के बारे में पता नहीं चला, फिर वो लोग घर चले गए। घर जाकर सर्वेंट से पता चला वो लोग सो रहे हैं। वो लोग भी अभी एक ही रूम में गए। रात में दोनों ने बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम एक साथ बिताया। इधर सिचन जियान चन को कहने लग गया, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। देखिए, अगर कोई हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट ना करे, चलिए ना, हम बहुत दूर यहाँ से चले जाएंगे। अभी जियान कहता नहीं, कल मैं मॉम को तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में बताने वाला हूँ। देखना, मॉम ये रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेगा। हम देखते हैं सुबह का सीन। आज की सुबह शायद दर्दनाक था, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था आज का ये सुबह। हम देखते हैं सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। अपना ब्रेकफास्ट जैसे ही सब लोगों का हो गया, मैडम यू अभी सिचन को कहे उठा, सिचन तुम्हारी फैमिली को मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, आज तुम्हारी फैमिली तुम्हें लेने आएगा और फिर तुम्हें इस फैमिली में आने की और कोई ज़रूरत नहीं है। सिचन कहता, मॉम आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? अभी मैडम यू कहता, मैं तुम्हारी मॉम नहीं, मैं तुम्हारी आंटी हूँ। तुम इतने दिनों तक तो मुझे आंटी बुलाते थे, अचानक तुम मुझे मॉम बुलाना क्यों शुरू कर दिया? सिचन कहता, नहीं आंटी, ऐसे कोई बात नहीं है, पर मुझे आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना। अभी मैडम यू कहता, पर मैं चाहता हूँ तुम हमारी फैमिली को छोड़कर चले जाओ। अभी सिचन कहता, पर क्यों? आपने अपने बचपन से मुझे पाला है, मैं जब खो गया था बचपन में, तब से आप मुझे पाल कर रखा है, और आज मेरी फैमिली मिल गई है तो आप मुझे दूसरी ओर भेज रहे हैं। नहीं, मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाऊँगा। मैडम यू कह उठा, मैं चाहता हूँ तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। ये बात जैसे ही उन दोनों ने सुना, वो दोनों हैरान हो गए। इसका मतलब मॉम को पता है उनके रिश्ते के बारे में। अभी जियान कहता, मॉम आप क्या कह रहे हैं? मैडम यू कहता, तुम जो सोच रहे हो वही, तुम्हारे डैड और मैं अब जान चुके हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, और देखो
मैं तुम दोनों को अच्छे से समझा रहा हूँ, ये लड़का लड़का प्यार बिल्कुल भी सही नहीं है, ये गलत है। और मैं चाहता हूँ तुम दोनों इससे बाहर निकल जाओ। सिचन को फैमिली मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, वो आज ही चले आएंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो मैं चाहता हूँ तुम सिचन को अच्छी तरीके से गुड बाय कहो, उसे जाने दो यहाँ से। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। जियान चैन ने सिचन का हाथ पकड़ लेकर कहा, मॉम मैं इसे कभी भी छोड़ने नहीं वाला, मैं इसको प्यार करता हूँ। एक कहकर उसने उसका हाथ पकड़ लिया। अभी मैडम यू वो गुस्से में आ गया। सिचन को कहेगा, सिचन मैंने तुम्हें पाला, मैंने तुम्हें पोसा, मैंने तुम्हें बड़ा किया, और मेरे फैमिली में आकर तुमने जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया हो। तुम्हें मेरे बेटे को ही मिला, मेरे बेटे के ऊपर नज़र दिया। तुम इतने नीचे हो सकते हो, इतने गिर सकते हो तुम? हाँ, तुम्हें कोई शर्म नहीं है? तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो? सिचन कहता, नहीं आंटी, आप गलत समझ रहे, मैं उनसे प्यार करता हूँ। मैंने कोई भी चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठाया, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। प्लीज़ आप मुझ पर यकीन कीजिए। ये बात सिचन कह रहा था, पर मैडम ही उन्होंने सिचन की बातों को बिल्कुल भी अंदाज नहीं किया। वो कह उठे, तुम एक नंबर के बुरे इंसान हो। तुम पैसों के लिए हो, है ना? यहाँ पर तुम्हें पैसे चाहिए, है ना? कितने पैसे चाहिए? ये क्या कर, उसने बहुत सारे पैसे उसके ऊपर फेंक दिया और कहने लग गया, लो ये पैसे लो, इसको कलेक्ट करो और यहाँ से बाहर निकल जाओ, पर कभी भी यहाँ पर मत आना। लो ये पैसे लो, है ना? बहुत अच्छे है ना ये पैसे, लो। सिचन अब रो रहा था, रोते रोते वहाँ से भाग गया, कहने लगा, मैं चला जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना। अब जियान भी उसके पीछे भाग रहा था। भागते भागते अभी ये पहाड़ी जगह है, यहाँ पर के रास्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अभी सिचन रास्ते के साइड से जा रहा है। इधर हम देखते कार वहाँ से जा रहा है। जियान के सामने ही सिचन को उस कार ने टक्कर मार दिया और सिचन पास में पड़ा हुआ है। आसपास बहुत ही सारा ब्लीडिंग हो रहा है। ये देखकर जियान चंद बहुत ही जोर से चीख उठा। उसके मॉम डैड भी तब तक वहाँ पर आ चुके हैं। वो लोग जियान के पास गए। जियान कहा, नहीं, मेरे करीब मत आना, आपने मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया है, अब मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। ये कहकर वो पास में जो नदी था, नदी के साइड भागने लग गया। कहने लग कि तुम इस नदी में मुझे मिले थे ना, अब मैं भी इस नदी में चला जाऊँगा। इसने अगर हम लोगों को एक किया तो यही अब हम लोगों को अलग करेगा। ये कहकर उसने उस नदी में छलांग लगा दिया। पर जैसे तैसे करके हो मैडम यू और जियांग फिमियन को सिचन मिल गया। पर सिचन का मेंटल हालत बिल्कुल भी सही नहीं था। इधर हम देखते हैं लैनज़ेन की फैमिली को। लैनज़ेन, उसके मॉम, उसके डैड उसी दिन वहाँ पर गए थे। उस घर में तब उस वक्त कोई नहीं था। वो लोग जब सड़क के पास गए, वहाँ पर अभी देखा एक डेड बॉडी पड़ा हुआ था। लैनज़ेन भागकर उस बॉडी के पास गया। उसने जैसे ही सिर उसके साइड किया, ये तो कोई और नहीं, उसके गा सिचन है। लैनज़ेन ने उसके नाक की ओर अपना हाथ किया। सांस अभी तक चल रही है। लैनज़ेन बहुत ही जोर से चीख उठा, कहने लग गया, मोहम अभी भी गगा का सांस चल रहा है, जल्दी कीजिए। लैनज़ेन तुरंत अपने गगा को उस कार पर बिठा लिया और जितना जल्दी हो सके उनके प्राइवेट हॉस्पिटल पर वहाँ पर ले गया। उसके गगा का बहुत अच्छी तरीके से इलाज करवाया और फिर इलाज करवाने के बाद वो सही तो हो गए, पर तब तक ना वो पैरालाइज हो चुके थे। वो किसी से बात नहीं करते थे। ऐसा नहीं कि वो बात नहीं कर पाते थे, पर वो ना बात करना नहीं चाहते थे। उनका मेंटल हालत बिल्कुल भी सही नहीं था। कभी कभी वो सिर्फ और सिर्फ जियान के बारे में ही बोलते थे और कुछ नहीं बोलता था। वो ऐसा ही पैरालाइज होकर करीब 4 साल रह चुके और इन 4 साल में जियान चन वो पागल हो चुका है, पूरी तरीके से पागल हो चुका है। वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ सिचन की बात करते हैं। मैडम यू ये सब चीज़ों के लिए सिर्फ और सिर्फ खुद को जिम्मेदार कहते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आज उनका बेटा सही होता। इन 4 सालों में लैनज़ेन ने बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ का जांच कर लिया कि आखिर क्या क्या नहीं हो सकता है उसको। और एक चीज़ पता चला, ओइंग इन दोनों के प्यार के खिलाफ था। ओइंग कभी भी नहीं चाहता था कि ये दोनों प्यार करें। लैनज़ेन ने ये समझ लिया ओइंग ऐसा वजह हो सकता है, और ओइंग उनका प्यार है ना,
अगर मेरे प्यार है, जिस प्यार को इन लोगों ने छीनने की कोशिश किया है, तो अब मैं भी उनके ऊपर वो हर चीज़ों का टॉर्चर करूँगा, हर चीज़ों का बदला लूँगा। उनको मैं इतना ज़्यादा टॉर्चर करूँगा, तब इन लोगों को पता चलता कि आखिर जब मेरे प्यार मेरे गगा को इन्होंने ऐसा किया है, तो इसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है। अब देखते हैं जियांग फेमियन। उनका बिजनेस तब ज़्यादा सही नहीं चल रहा था, थोड़ा डाउन हो रहा था, और लैनजन उस टाइम उनके पास आया। उनको लोन देने के लिए राज़ी हो गया, पर शर्त एक ही था, उनका छोटा बेटा वी वुशियन उससे शादी करना चाहता है। ओइंग इन 4 सालों में जैसे तैसे करके हो ओंकाई का दुख थोड़ा सा कम कर लिया है। वो अब ओंकाई के लिए ऐसा फील नहीं करता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ओइंग ने मूव ऑन कर लिया है। ओइंग जब अपने घर गया तब जाकर उसको पता चला उसकी शादी एक लड़के से फिक्स हो चुका है। अब सिचन के बारे में ओइंग को ज़्यादा पता नहीं था, और ओंगजी का एक दूसरा नाम लैनजन है, ये बात भी उसे नहीं पता था। अब ओंगजी ने अपना नाम ओंगजी ही बताया, लैनजन नहीं। अगर वो लैन पता था तो ओइंग को शायद अच्छे तरीके से पता चल जाता कि आखिर कौन हो सकता है। और ओइंग इस नाम को लेकर इसलिए कंफ्यूज था, बचपन में उसने कभी भी सिचन के मुंह से शायद सुना था उसके भाई का एक नाम नहीं 2 नाम है, पर ओइंग ने इतना गौर नहीं किया। और फिर जब वो लैन फैमिली में गया, उसको इस चीज़ का टाइम ही नहीं मिला कि आखिर लैनजन कौन है। लैनजन रात में उसके साथ वो हैवानियत करता था, रात में क्या दिन में भी। जब भी लैनजन का मन करता था, ओइंग के साथ बहुत ही फोर्सफुली और बहुत ही बुरी तरीके से इंटीमेट होता था। ओइंग को हर टाइम दर्द में देता था। ओइंग का दिन बहुत ही तकलीफ में और रात बहुत ही दर्द में गुजरता था। ऐसे करते करते ही तो ओइंग का वहाँ पर 6 महीना बीत गया। फिर ओइंग को जब सब कुछ सही से पता चला, ओइंग ने ही अपने प्यार, अपने केयर, अपने एफर्ट, अपने मेडिकल स्किल, हर चीज़ को देकर उसने ही सिचन को ठीक करवाया। और सिचन ठीक होते ही उसके गगा वो भी ठीक हो गए। अभी हमारा फ्लैशबैक यहीं पर एंड होता है। ओइंग इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से सुन रहा था, तो आखिरकार ये सब हुआ था। और लैनजन भी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से सुन रहा था, तो आखिर इतना बड़ा स्टोरी था। और मैं कहाँ से क्या सोच रहा था, पर लैनजन अपने मन में कह रहा है, ओइंग अब उस ओंकाई को तुम पूरी ज़िंदगी के लिए भूल जाओ। ओंकाई तुम्हारा पास्ट है और मैं तुम्हारा प्रेजेंट और तुम्हारा फ्यूचर हूँ, और मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। अभी ओइंग कह उठा, तो इसका मतलब इतना सब कुछ हुआ था आप लोगों के साथ, और ऐसे कर आप दोनों बिछड़ गए थे। पर गॉड का बहुत शुक्रिया कि आखिर 4 साल बाद आप दोनों फिर से मिल गए। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे गगा अब सही है। मुझे अब चीज़ को लेकर कोई भी तरीके का दुख नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। अभी जियानचन और सिचन वो दोनों हंस रहे थे। अभी जियानचन ने भी सिचन को पकड़ के उसके गोदी के ऊपर बिठा लिया, और फिर उसके नेक के साइड के ऊपर स्मेल लेकर कहने लग गया, वैसे ये तो मेरा भी हक है। अगर तुम्हारा भाई मेरे भाई को प्यार कर सकता है तो मैं भी तुम्हें प्यार कर सकता हूँ। वेंकट, मैं इनसे कोई प्यार नहीं करता, इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे पकड़ के रखा है, इन्हें छोड़ने का हो। अभी ओंगजी का बेटा, क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें छोड़ने के लिए? पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इधर हम देखते हैं जियानचन को। जियानचन ओंगजी को देखकर कह रहा था, क्या तुम अभी यहाँ से थोड़ा सा जा सकते हो? मुझे तुम्हारे भाई को थोड़ा प्यार करना था। अभी सिचन कह बेटा, अब आप बहुत शेमलेस हो, मेरे भाई के सामने आप ये सब बातें कह रहे हो, आपको शर्म नहीं आता? अब जियान कह बेटा, अच्छा शर्म? तुम्हारे भाई को शर्म नहीं आता? मेरे सामने मेरे भाई को पकड़ के रखा है। अगर तुम्हारा भाई मेरे भाई के साथ वो सब कर सकता है तो मैं भी तुम्हारे साथ ये सब कर सकता हूँ। और मुझे कहता, अच्छा ठीक है, आप लोग अपना टाइम एंजॉय कीजिए, मैं मेरे बाबू को लेकर जा रहा हूँ, वैसे मुझे भी तो इनको प्यार करना है। ये कहकर ओंगजी उस बिस्तर से उठ गया। फिर उसने उनको अपने कंधे के ऊपर लेटा लिया और फिर उस रूम से बाहर चला गया। वही कहता, छोड़ो मुझे छोड़ो, मुझे तुम्हारे कंधे पे नहीं रहना, अरे मुझे नीचे उतारो, तुम बहुत बुरे हो। पर ओंगजी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अभी जियानचन सिचन को अपने करीब कर लिया और कहने लगे, वैसे मुझे भी तुम्हें प्यार करने का मन कर रहा है, पूरे 4 साल हो गए मैंने तुम्हें टच नहीं किया। अभी सिचन कह रहा है, नहीं, आप बहुत बुरे हो, आप बहुत दर्द दोगे मुझे पता है, आप बहुत दर्द दोगे। जियान कह बेटा, नहीं दूंगा, कह रहा हूँ ना, बहुत ही जेंटल रहूँगा, एकदम दर्द नहीं दूंगा, देखना, बस थोड़ा प्यार करने दो ना। अभी जियानचन ये बात कह रहा था, सिचन जितना भी मना कर ले, जियानचन उसकी बात थोड़ी सुनने वाला है।
और जियान चैन भी तो वही चाहता है, वो उसको बहुत ही प्यार करे, और सीजन भी तो अपने मन में नहीं चाह रहा है कि ठीक है मैं मना कर रहा हूँ पर इसका मतलब ये है कि आप मेरी बात सुने। इधर हम देखते हैं लैनजन को। लैनजन अपने कंधे में लेकर ओइन को अभी उसके रूम में ले आया, फिर दरवाज़ा लॉक कर दिया, फिर ओइन को बिस्तर के ऊपर बिठा कर ओंग जी उसके शर्ट के बटन को खोलने लग गया। ओइन कहने लगा ये क्या कर रहे हो? अभी ओंग जी का क्या कर रहे हो मतलब? प्यार कर रहा हूँ तुम्हें पता है ना, अभी मुझे तुम्हें बहुत प्यार करने का मन कर रहा है। अभी तुम्हारे गगा और मेरे गगा एक ही रूम में है, तो वो लोग क्या कर रहे होंगे? मुझे भी तुम्हारे साथ वही काम कर रहा है। उनका देखो मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ कि तुम्हारा और मेरा डिवोर्स होने वाला है, और तुम कि ऐसे जीत पकड़ के रखे हो। लैंदन कहता मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा? मैंने कहा एक बार भी कहा है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा? और देखो ये बात मत में डिवोर्स ये कहे ना, छोड़ दो, मैं तुम्हें डिवोर्स बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि तुम्हें मैं डिवोर्स दे दूंगा ओइंग, तो तुम गलत हो। ओइंग कहने लगा ठीक है, पर हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, अब आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लैनजन वो उनके करीब आ गया, वो इनके पास कहने लगे और एक बार बोलो ना, मैं तुम्हारे साथ क्या नहीं कर सकता। वो उन थोड़ा घबराया हुआ है, वो पता नहीं क्यों लैनजन को मना नहीं कर पा रहा। लैनजन ने उसके शर्ट को अभी उतार के नीचे फेंक दिया, फिर वो इनका हाथ पकड़ के उसके सिक्स पैक ऐप के ऊपर उसके हाथ को घुमाने लग गया, कहने लगे वैसे देखो ना कितना मेहनत करके मैंने इस सिक्स पैक ऐप को बनाया है, और तुम चाहते हो कोई और इस ऐप को टच करे, कोई और मुझे टच करे? क्या तुम चाहते हो? आप कैसी बात कर रहे हैं मेरे साथ? देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे डिवोर्स चाहिए आपसे, आपको और मेरा डिवोर्स होने वाला है। ये सब बात आपको नहीं कहना चाहिए, आप अपने हाथ पे रहिए। लैनसन ओइंग के और करीब आ गया, फिर ओइंग को कहने लगा ओइंग थोड़ा और बताना, क्या कह रहे थे? मुझे सुनाई नहीं दिया सही से। ओइंग कहने लगा देखिए मैं अब लैनसन कुछ ओइंग कह नहीं वाला है, उससे पहले ओइंग का होठों के साथ खुद के होठों को कैप्चर करके एक बहुत ही डीप पैशनेटली पर बहुत ही बुरी तरीके से किस कर रहा है। उसने ओइंग के हाथ को पकड़ लिया। ओइंग कर रहा था लैनसन से छुड़ाने की, पर लैनसन ओइंग को छोड़ नहीं रहा। थोड़ी देर बाद जाकर जब लैनसन ने ओइंग को छोड़ा, ओइंग का मुंह पूरी तरीके से सलाइवा से भरा हुआ था। ओइंग कहने लगा आप बहुत बुरे हो, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? लैनसन का मैं जो मन में आएगा मैं तुम्हारे साथ वही करूँगा, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? लैनसन ये कहकर अपने ट्राउज़र को भी नीचे फेंक दिया। अब उसने सिर्फ और सिर्फ एक अंडरवेयर वो इनके सामने पहना हुआ है। अब लैनसन वो इनके करीब आ रहा है। वो इनके लगा देखो आप गलत कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ कि आपका और मेरा डिवोर्स होने वाला है। लैनसन कहता डिवोर्स मेरा दिमाग मत खाओ, तुम्हें पता है ना मेरे गुस्से के बारे में? अगर मुझे गुस्सा आ गया तो ओइंग अपने मन में सोचा नहीं इसे गुस्सा नहीं दिला सकता, इससे अच्छा जो करना चाहता है वही करने देता हूँ, नहीं तो बेकार गुस्सा करेगा। एक बार इससे मेरा डिवोर्स हो जाए फिर मैं तो इंडिपेंडेंट हो जाऊँगा, फिर मैं किसी के साथ नहीं रहूँगा। लैनसन कहे उठा ओइंग तुम्हारे मन में क्या सोच रहे हो मुझे नहीं पता, पर एक बात कान खुल के सुन लो, मैं तुम्हें डिवोर्स कभी भी नहीं दूंगा, तुम्हें मेरे साथ ही पूरी ज़िंदगी रहना होगा। तुम मेरे ऊपर गुस्सा करो मैं तुम्हें मनाऊंगा, पर इसका मतलब ये नहीं तुम मुझे छोड़कर किसी और के पास जाओगे, मैं ऐसा कभी भी होने नहीं दूंगा। ये कहकर लैनसन ओइंग के टी शर्ट को ओइंग के बॉडी से रिमूव कर दिया, फिर ओइंग के पैंट को भी ओइंग से रिमूव कर दिया। ओइंग पूरी तरीके से नेकेड उस बेड के ऊपर अभी बैठा हुआ है। ओइंग दुबला पतला उसका बॉडी, ऐसा नहीं है कि ओइंग एकदम पूरा दिखता है, नहीं, ओइंग दुबला पतला है पर फिर भी वो फिट एंड फाइन है। पर वो बात अलग है कि ओइंग का सिक्स पैक ऐप नहीं है, ये बात थोड़ी सी अलग है। ओइंग जैसे करके हो अपने बॉडी को ढकने की कोशिश कर रहा है। ओइंग अपने दोनों पैरों को अपने बहुत करीब कर लिया और अपने प्राइवेट पार्ट को ढकने की कोशिश कर रहा है, और फिर अपने हाथों से अपने चेस्ट को भी। लैनसन ने ओइंग को खींचकर अपने करीब कर लिया और कहने लगे क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? हाँ, क्या तुम्हारी बॉडी का ऐसा कोई भी पार्ट है जो मैंने आज तक नहीं देखा? आज तक मैंने तुम्हारे इस बॉडी के पार्ट को मैंने टच नहीं किया, तुम आखिर मुझसे छुपा क्या रहे हो? ओइंग कहने लगा नहीं कुछ नहीं कर रहा। लैनसन ओइंग के और करीब आ गया, फिर ओइंग को अपने दोनों हाथों से हक कर लिया, उसके गोदी के ऊपर बिठा लिया। फिर लैनसन ने अपने अंडरवेयर को भी खोल लिया। अब दोनों पूरी तरीके से नेकेड हैं, एकदम पूरी तरीके से दोनों इस वक्त नेकेड हो चुके हैं। अभी ओइंग कह रहा नहीं प्लीज़ मत करिए, दर्द होता है।
लैंजन कहता, ओइंग दर्द नहीं होगा, देखना आज आज बहुत प्यार करूँगा। ओइंग को ये बात पता है लैंजन इससे पहले जब भी क्या है ओइंग के साथ, ओइंग को कितना ज़्यादा पेन फील हुआ है, कितना ज़्यादा दर्द हुआ है। इससे पहले लैंजन ने 2 बार किया है तब दर्द कम हुआ है, पर आज लैंजन का मूड कुछ और है। ओइंग कहता, प्लीज़ आप मुझसे प्यार करते हैं ना, अब तो तब से कह रहे तो आप मुझे कैसे दर्द दे सकते हैं। अब लैंजन ओइंग के करीब आ गया, ओइंग के कानों में कहने लगा, ओइंग तुम्हें पता है मैं जो दर्द तुम्हें देने वाला हूँ ना, हर लड़कियाँ इसके लिए मरती है कि लैंजन मुझे कब ये दर्द देगा, पर लैंजन ने ना ये दर्द किसी को नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए इस दर्द को बचा कर रखा है। लैंजन अगर तुम्हें दर्द भी दे सकता है तो तुम्हें प्यार भी दे सकता है। ओइंग कहने लगा, प्लीज़ नहीं, ऐसा मत करिए, पर लैंजन ओइंग की बात नहीं सुना, ओइंग के साथ खुद को कनेक्ट कर लिया। पर आज लैंजन बहुत ही जेंटल था, लैंजन बहुत ही धीरे धीरे ओइंग को पुश कर रहा है। ओइंग लैंजन के ऊपर बैठा हुआ है, ओइंग ने अपने दोनों हाथों से लैंजन को हक करके रखा हुआ है और लैंजन धीरे धीरे खुद को पुश कर रहा है। लैंजन बहुत टाइम तक ओइंग के साथ इंटीमेट होता है, पर आज की बात पूरी तरीके से अलग है। आज लैंजन बहुत ही जेंटली है, ओइंग को हर तरीके से प्यार कर रहा है। एक हाथों से लैंजन ओइंग के चेस्ट के ऊपर है और अपने मुंह से ओइंग के चेस्ट को शक कर रहा है। इधर लैंजन ओइंग की बॉडी पर हल्के हल्के लव बाइट के निशान कर रहा है। आज जितना हो सके प्यार वो ओइंग के ऊपर सब प्यार अपने साथ दे देगा, पर आज वो ओइंग को छोड़ने वाला नहीं है। बहुत टाइम बाद जाकर लैंजन ओइंग के अंदर रिलीज होता है। ओइंग हिल रहा है, लैंजन से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, पर लैंजन ओइंग को छोड़ नहीं रहा। लैंजन इतना टाइम तक इंटीमेट होने के बाद वो बहुत ही थक गया है। ओइंग के अंदर ऐसे ही कनेक्ट होकर लैंजन ने अपना आंखें बंद कर लिया। करीब 10-15 मिनट हो चुका है। ओइंग लैंजन के नीचे है और लैंजन ओइंग के ऊपर है। ओइंग को पता है इससे छुड़ाकर कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक लैंजन ओइंग को नहीं छोड़ेगा ओइंग खुद को छुड़ा नहीं सकता। फिर थोड़ी देर बाद जाकर लैंजन उसको जब अच्छा फील होने लग गया, लैंजन ने फिर ओइंग से खुद को डिसकनेक्ट किया। ओइंग के वहाँ से अब वाइट स्पर्म निकलने लग गया। ओइंग अपना आंखें बंद करके बेड के ऊपर लेट गया है। ओइंग को भी बहुत थकान हो चुका है, पर लैंजन ओइंग के पास आया, ओइंग को अपनी गोदी में उठा लिया। फिर उसने अभी बाथटब में गया, वहाँ पर जाकर पानी गर्म किया, ओइंग को उस गर्म पानी में बिठाया। ओइंग कहने लगा, प्लीज़ मुझे सोने दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लैंजन ने बहुत ही जल्दी ओइंग को अच्छे तरीके से गर्म पानी से बाथ दिलाया, उसकी पूरी बॉडी को क्लीन करके उसका नेकेड बॉडी को फिर से उसे बिस्तर के ऊपर लेटा दिया। ओंग जी ने बहुत अच्छे तरीके से खुद को फिर क्लीन किया। फिर ओइंग के पास जाकर वो लेट गया। फिर ओइंग को उठाकर अपनी बॉडी के ऊपर ओइंग को लेटा दिया। ओइंग लैंजन के चेस्ट के ऊपर सिर रख कर सो रहा है। ओइंग बहुत थक चुका है। इस वक्त उसे ये सोचने का भी मौका नहीं है कि उसको लैंजन को छोड़ना है। लैंजन ओइंग को देख रहा है और स्माइल कर रहा है, कह रहा है, ओइंग मैंने बहुत गलत काम किया है, मैं मानता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ जो किया है उसको कोई भी माफ़ नहीं कर सकता, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। पर ओइंग एक बात, मैंने गलत काम किया है, तुम मुझे सज़ा दो, तुम मुझे जो सज़ा देना चाहते हो तुम वही सज़ा दे सकते हो। मैं उस सज़ा के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। तुम अगर चाहो तो मुझे बेल्ट से मारना, तुम्हें जो भी लगे तुम मेरे से तो ही करना, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, पर मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं हूँ। उस ओंकाई को तो तुम भूल ही जाओ। ओंकाई अब तुम्हारी ज़िंदगी का एक पास्ट बन चुका है और जो पास्ट कभी भी तुम्हारा प्रेजेंट नहीं बन सकता। ओइंग तुम ये बात याद रखना, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो और पूरी ज़िंदगी मेरे रहोगे। हाँ ओइंग, मैं और एक बार कह रहा हूँ, मैंने जो किया है वो बहुत बुरा है। मुझे सब कुछ सही से पता लगाना चाहिए था। मैंने बेकार तुम्हें 6 महीने तक मेरे पास रखा। तुम्हारे साथ मैंने इतना बुरा काम किया, पर अब से मैं सुधरना चाहता हूँ। मैं एक बेस्ट हस्बैंड बनकर दिखाना चाहता हूँ कि लैंजन कितना ज़्यादा बेस्ट है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, और तुम्हें मुझे एक मौका देना ही होगा। तुम दो या ना दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सोचूंगा भी नहीं, पर तुम मेरे साथ जुड़ चुके हो। तुम्हारी गगा और मेरी गगा की जब शादी हो जाएगा तब मैं तुम्हें मेरे साथ लेकर फिर से उस लैन फैमिली में ले जाऊंगा, और इस बार वो उस लैन फैमिली का गेट तुम्हारे लिए हेल नहीं हेवन होने वाला है।
आज से मेरा सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारा सब कुछ मेरा है। मेरे ऊपर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। तुम सिर्फ मुझे टच कर सकते हो और मैं भी सिर्फ तुम्हें टच कर सकता हूँ। तुम पूरी ज़िंदगी के लिए मेरे लिए रहोगे और मैं भी पूरी ज़िंदगी के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए रहूँगा। ये क्या कर लैंजन ने ओइंग को अपने दोनों हाथों से हक कर लिया और उसने अपने आंखें बंद कर वहीं पर सो गया। तो फ्रेंड, हमारा आज की स्टोरी का पार्ट बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, हम सभी लोगों ने गलती किया है, बहुत ही ज़्यादा गलती किया है। हमें कम से कम एक मौका मिलना चाहिए। आप में से बहुत से लोग ये बात कह चुके होंगे कि हाँ, तो फिर ओंकाई को मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए। पहली बात, ये ओंशियन स्टोरी है तो मैं ओइंग को किसी भी और के साथ नहीं दिखा सकता। मैंने मेरे चैनल पे अभी तक जितने भी सारे स्टोरी लाया है, आपने देखा होगा इसमें लैंजन ओइंग के लिए लॉयल है और ओइंग भी लैंजन के लॉयल है। ऐसा नहीं है कि लैंजन पहले किसी और के साथ था फिर ओइंग के पास आया। मैंने ऐसा सीन नहीं दिखाए। वो बात अलग है कि यहाँ ओइंग ने किसी से प्यार किया है या फिर लैंजन ने किसी से प्यार किया है, वो बात अलग है। पर मैं कभी भी इन दोनों को किसी और के साथ नहीं दिखा सकता, खर्च कर इंटीमेटी सीन, ये चीज़ नहीं है। आजकल आप जो सर्च करेंगे यूट्यूब में तो बहुत सी स्टोरी मिल जाएगा कि लैंजन का पहले एक शादी था, उसने पहले किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहा है। ऐसी स्टोरी मुझे पसंद नहीं है। मैंने इसीलिए मेरे चैनल में सिर्फ क्लासिकल स्टोरी लाता हूँ। इस चैनल का एक ही मतलब है कि इसमें आपको जो भी मिलेगा वो प्योर होगा, क्लासिकल होगा। देखिए, दो चीज़ को आप एक साथ मत मिलाइए। वो बात अलग है कि शादी हो गया है और शादी के बाद वो सब हुआ है। मैं दोनों चीज़ को एक साथ नहीं मिलाना चाहता, पर मैं चाइना की जो रूल पॉलिसी है मैं उसको ही फॉलो कर रहा हूँ। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, आप में से बहुत से लोग यकीन नहीं करोगे। आप खुद अपने फ़ोन में गूगल असिस्टेंट उसके पास है या फिर चैट जीटीपी, वहाँ पर खुद आप एक ही बस सर्च करना कि हम जो चाइनीज़ ड्रामा अपने यूट्यूब पर देखते हैं चाइना में क्या फेमस है, आपको एक ही आंसर मिलेगा नहीं। और आप ये बात सर्च कर सकते हैं कि दी अनवांटेड यानी कि ओंशियन जो है वो क्या चाइना में फेमस है। इसका आंसर आपको मिलेगा हाँ, कि ये चाइना में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। हम इंडियंस अपने फ़ोन पर जो हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते चाइनीज़ ड्रामा का, आपको पता होगा ये सब चाइनीज़ ड्रामा ज़्यादातर शॉर्ट वीडियो में मिलता है और ये चाइना में बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है। चाइना का जो नॉर्मल टीवी है ये सब शो उसमें नहीं आता क्योंकि ये बहुत ही बुरा है। आप कहोगे बुरा कैसे हो सकता है? हाँ, इसमें जो भी चीज़ दिखाया जाता है वो एक समाज को बिल्कुल भी सही नहीं कर सकता। तो आप में से जिनको भी लगता होगा इंडिया में जो चाइनीज़ ड्रामा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, मैं जीबी की बात ही कर रहा हूँ, ये चाइना में बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है। चाइना में सिर्फ खूब बहुत ही कम ड्रामा पॉपुलर है। जैसे मैंने एक ड्रामा का बात बताया था, दी साइलेंट वाइफ। इसमें हाल ही में जो रिवेंज लव हुआ है उसके जो हीरो है उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था। आप खुद सर्च कर लेना, दी साइलेंट वाइफ। ये भी चाइना में उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बहुत ही कम पर्सन इसको सुनते हैं क्योंकि ये सब ड्रामा ना बहुत ही लो क्वालिटी के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी के होते हैं ये सब ड्रामा। इसमें जो दिखाया जाता है रियलिटी में इसका कोई भी मेल नहीं है। मैं इसके बारे में आगे जाकर आपके साथ और भी ज़्यादा तरीके से डिटेल्स करूँगा, पर आज मेरे पास उतना टाइम नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर देना, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ। मैंने एक डिसीजन लिया है, मैं मेरे चैनल पर कभी भी कोई मेंबरशिप नहीं चालू करूँगा। मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हो गए, फिर मैंने जाकर एक मेंबरशिप चालू किया। मेरे चैनल पे आप स्टोरी सुनने के लिए आपको ये देना होगा वो देना होगा, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ यूट्यूब में मेरी जो भी कमाई हो वो मेरी खुद की मेहनत का हो। मैं कोई ऑडियंस से पैसा लेकर उससे मेरा पेट पालना मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ मुझे कमाई यूट्यूब से हो और इसमें आप लोग मुझे मदद कर सकते बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। तो बस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक मुझे कोई भी लड़का नहीं मिला जो ओंशियन फील्ड में है। शायद मैं अकेला ही हूँ जो ओंशियन फील्ड में एक लड़का होकर ये ओंशियन स्टोरी चलाता हूँ। और मैं क्या बात कहना चाहता था, क्या आप लोग चाहते हैं मैं अपनी आवाज़ को थोड़ा सा अलग कर दूं एडिट के मतलब से, यानी कि ये मेरा ओरिजिनल ऑडियो है। आप लोग अगर कहें तो मैं मेरी आवाज़ को एडिट भी कर सकता हूँ। तो इसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं, आपको जो सही लगे। अगर सही नहीं लगे तो नहीं बता सकते, कोई बात नहीं।
और मैं आगे जाकर बाकी स्टोरियाँ भी लाऊंगा। एक सिस्टर ने मुझे कमेंट किया था कि ब्रदर आप एक स्टोरी लाना जिसमें कोई थोड़ा साइको हो, थोड़ा केजी हो, पर उसको बॉटम होना चाहिए, और लैंजन भी अमीर फैमिली का ऊपर हो, इनोसेंट होना चाहिए। तो सिस्टर, मैं आपकी स्टोरी बहुत जल्दी लाऊंगा। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे घर का वाईफाई का रिचार्ज करीब 3 दिन हो गए ख़त्म हो चुका है, जिस वजह से मुझे स्टोरी अपलोड करने में प्रॉब्लम होता था। तो ये वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड करके ही रखा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं कुछ जल्दी ही स्टोरी को सही से ला पाऊँगा। तो तब तक के लिए सब लोग सही सलामत रहिए, खुश रहिए। नमस्ते, नी हाउ, राम राम, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, गुड बाय।